हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 11th सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। और शुरुआत करेंगे आज के दो इंपॉर्टेंट डे से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आता है दिग्विजय दिवस। आप सभी लोगों को 11th सितंबर 1893 की स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो में दी गई स्पीच याद होगी। ठीक है, जब भी हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो की स्पीच को हम जरूर से याद करते हैं। तो इसी दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी की लेगेसी को ट्रिब्यूट करने के लिए हर साल हम दिग्विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं 11th सितंबर को। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 11th सितंबर 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पीच को डिलीवर किया था। इस हिस्टोरिक इवेंट की ये 131 नंबर की एनिवर्सरी मिल जाएगी। दिग्विजय दिवस को इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ ट्रिब्यूट टू द स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी सी बातें हमें जान लेनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था 1863 में। इसलिए 12 जनवरी को हम हर साल नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त आपको देखने को मिल जाएगा। फिर विवेकानंद नाम कैसे पड़ा? तो स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद कैसे आता है? 1893 में महाराजा अजीत सिंह ऑफ द खेतरी स्टेट, इन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो इनकी रिकमेंडेशन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम चेंज कर लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इनकी कई सारी आपको बुक्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये चारों की चारों पुस्तकें स्वामी विवेकानंद जी की आपको देखने को मिलेंगी। इन्होंने 1899 में वेल्लूर मठ की स्थापना की थी और वेल्लूर मठ ही इनका परमानेंट हाउस बन गया था। मतलब इनकी डेथ भी जो होती है वो वेल्लूर मठ में ही होती है, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इन 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्वामी विवेकानंद जी, आपको इसे भी याद रखना है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियार्ड डे। अब यहाँ पे हम एक तरीके से शहीद दिवस है ये, लेकिन किसका है? जिन लोगों ने हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जानों को दे दिया, उन लोगों को ट्रिब्यूट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं 11th सितंबर, टू ऑनर द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु हैव लेट डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2013 में इस दिन को रिकॉग्नाइज किया था। अब 11th सितंबर ही क्यों? क्योंकि 11th सितंबर 1730 में क्या हुआ था? यहाँ पर आप लोगों ने विश्नोई कम्युनिटी के सेक्रीफाइस के बारे में सुना होगा। इन्होंने खेजड़ी के फॉरेस्ट को, खेजड़ी की जो ट्रीज है उसको बचाने के लिए पेड़ों से लपट गए थे और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने का काम किया था। तो उसी दिन को रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है, दिस डेट वाज चूजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2013 टू कोइंसाइड विद द हिस्टोरिक खेजराली मैस्कर ऑफ 1730। यहाँ पे जो विश्नोई कम्युनिटी के सेक्रीफाइस है जो कि मारवाड़ किंगडम में रहा करते थे और इन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना। एक्चुअली वहां पे जो महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह राठौर, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि पेड़ों को काट दिया जाए, लेकिन विश्नोई कम्युनिटी ने उन पेड़ों को बचाने का काम किया और अपनी लाइफ को, मतलब एक तरीके से शहीद हो गए, अपनी लाइफ को दे दिया। ठीक है, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। डन। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल बिकम्स द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक्चुअली जब नेपाल और इंडिया के बीच में कई सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे थे और यहाँ पे लग ही रहा था कि इस साल तक ये एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कॉप मीटिंग COP21 अंडर द पेरिस एग्रीमेंट हुआ है।
अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था और ये मीटिंग कौन सी थी? COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 मीटिंग थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गुरुग्राम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली कि नेपाल 101 नंबर का फुल टाइम मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इस बात को याद रखना है। कुछ समय पहले 100 नंबर का मेंबर कौन बना था? पैराग्वे बना था। 99 नंबर का मेंबर कौन बना था? स्पेन। आपने देखा था कि 99 नंबर का मेंबर स्पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क है 2015 में तो फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है वो फोर्स में कब आता है? 2017 में। आप देखेंगे 2017 में ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो एग्रीमेंट है वो फोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो 119 कंट्रीज हैं, 119 कंट्रीज जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को साइन किया है, लेकिन साइन करना और रेटिफाई करके फुल टाइम मेंबर बनना अलग है। तो 101 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने रेटिफाई करके फुल टाइम मेंबरशिप ज्वाइन की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो आपको 99 और 100 नंबर की भी कंट्री पता होनी चाहिए जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। डन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक स्कीम के बारे में जिसको रिसेंटली 5 इयर्स हो गए हैं। एक्चुअली एक और स्कीम है, आप लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में सुना होगा। रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 4 ईयर कंप्लीट हुए हैं। आप मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब लॉन्च किया गया? मतलब आप मुझे यहाँ पर लॉन्चिंग ईयर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आज आपका पहला क्वेश्चन है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल हम बात करते हैं 5 सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है क्योंकि एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि पेंशन से एसोसिएटेड है। फार्मर्स को पेंशन प्रोवाइड करने का काम ये स्कीम करती है। इट वॉज लॉन्च ऑन 12th of September 2019। 12 सितंबर 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। इसमें जितने भी आपके स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स है अक्रॉस द कंट्री, उनके पेंशन का प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि अटल पेंशन योजना आपकी एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन योजना है, आप वॉलेंट्री उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी वॉलेंट्री इन नेचर है। कोई भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इसको वॉलेंट्री ज्वाइन कर सकता है। और 60 ईयर होने के बाद, 60 साल होने के बाद यहाँ पे 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। अंडर दिस स्कीम 3000 रुपए पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं कि कौन वो लोग होंगे जिनको पेंशन मिलेगी या फिर बेनिफिशियरीज होंगे। तो ऐसे फार्मर जिनकी एज 18 से लेकर 40 इयर्स के बीच में है, वो यहाँ पर स्कीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं और 60 ईयर कंप्लीट होने के बाद उन्हें 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस पेंशन फंड को मैनेज करने का काम करता है। कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है? वो सारे फार्मर जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का लैंड है, जो कि रजिस्टर है, रिकॉर्ड है 1 अगस्त 2019 तक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की रजिस्ट्री में। वो सारे फार्मर्स, मतलब एक तरीके से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पर एलिजिबल है टू ज्वाइन दिस स्कीम। एज ऑफ अगस्त 6, 2024 तक का अगर डेटा देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर द स्कीम कितना हुआ है? तो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जिन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया है वो 23.38 लाख फार्मर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पेंशन मिलेगी तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो आपको कंट्रीब्यूट करना वो 55 रुपीज से लेकर 200 रुपीज पर मंथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अंटिल दे टर्न 60, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। और 60 साल के होने के बाद आपको 3000 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली पेंशन का प्रोविजन भी है। अगर कोई सब्सक्राइबर है जिसने इस स्कीम में एनरोल किया है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस पेंशन अमाउंट का 50%, मतलब आप कह सकते हो
3000 का 50% कितना होता है, 1500 होता है। तो उनकी फैमिली को, जो सब्सक्राइबर है जिसकी डेथ हो गई है, उनकी फैमिली को 1500 रुपीज पर मंथ एज अ पेंशन दी जाएगी। इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे पीआईबी का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट हुए हैं वो बिहार में हुए हैं। अंडर द स्कीम बिहार लीड्स विद ओवर 3.4 लाख रजिस्ट्रेशन। वही सेकंड नंबर पे आपको झारखंड एंड थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम है, इसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट किस स्टेट में हुआ है। हो सकता है बिहार आपको ऑप्शन में ना दे, तो अब आपको आंसर क्या करना है, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो एटलीस्ट आप टॉप 3 स्टेट्स के नाम याद रखेंगे। ये पीआईबी का लेटेस्ट डेटा है जो रिसेंटली पब्लिश किया गया है। डन। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले, कुछ स्टूडेंट चाहते थे कि जून मंथ की मैगजीन भी अवेलेबल हो, तो फाइनली मैंने यहाँ पे जून मंथ की मंथली मैगजीन को भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विद टॉप 100 एमसीक्यूज। अदरवाइज ये तो अगस्त मंथ की मैगजीन तो अवेलेबल है ही। अगस्त मंथ की मैगजीन में जो एडिशनल मैंने सेगमेंट ऐड किया है वो आर्ट एंड कल्चर है, और इसमें 200 एमसीक्यू है। बाकी सारे टॉपिक कॉमन है, जैसे कि होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, बुक्स, ऑबिचुरीज, ये सारी न्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसमें आपको फुल कवरेज मिलेगा, मतलब इस मैगजीन से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है विद 200 एमसीक्यूज। तो आप यहाँ पे इन मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजिली एप्लीकेशन पे विजिट करके। सिंपली प्ले स्टोर पे जाइएगा, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को सर्च करना, उसे डाउनलोड करना, और वहां से आप इन मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैगजीन के अलावा वहां पे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है पिछले 5 सालों के। पीवाईक्यूज के अलावा वहां पे टेस्ट सीरीज भी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड आपका इकोनॉमी की। और आज मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ। ठीक है, इंडेक्स आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी कि कौन से टॉपिक स्टैटिक जीके में होंगे, आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं और किस तरीके से आपको टेस्ट लगाना है। डन। आइए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से भी। अदरवाइज टेलीग्राम है पूजा जैन CA 247, यहां से भी आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, उड़ीसा सेकेंड एम्स विल कम अप इन संबलपुर। यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक एम्स देखने को मिलता है भुवनेश्वर में। अब उड़ीसा स्टेट का सेकेंड एम्स भी ओपन हो रहा है, कहां पर, संबलपुर में। सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है मोहन चरण मांझी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि स्टेट को सेकेंड एम्स मिलने जा रहा है और इसको बिल्ड किया जाएगा कहां पे, संबलपुर में। ऑलरेडी एक एम्स का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 2014 में डेवलप किया गया था स्टेट में, भुवनेश्वर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी नई बातें इन्होंने कही हैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में बात की थी कि उड़ीसा स्टेट में अभी सेलिब्रेट किया गया कौन सा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, जो कि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इस पे हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था। तो जो नुआखाई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन संबलपुर में हो रहा था, तब इन्होंने सीएम किसान योजना को भी लॉन्च किया है। तो सीएम किसान योजना कहां पर लॉन्च की गई है, उड़ीसा स्टेट में लॉन्च की गई है। इस स्कीम का पर्पस क्या है, The scheme aim to provide 925 crore financial assistance to the 46 lakh small and marginal farmers। ऐसे सारे फार्मर जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान योजना के अंदर कवर नहीं होते हैं, ऐसे सारे फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया है विद अ टोटल फाइनेंशियल बजट ऑफ 925 करोड़ रुपीस। अब इसमें जो फार्मर्स होंगे उनको 4000 रुपीज 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 4000 रुपीज। देखिए जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना में आपको पता है कि फार्मर को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है वो 6000 रुपए का मिलता है, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज ईच, ये स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सारे फार्मर इस स्कीम के अंदर फिट नहीं आते हैं या बेनिफिशियरी नहीं है, उनके लिए सीएम किसान को लॉन्च किया गया, जिसमें 4000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये जो फेस्टिवल हो रहा था नुआखाई फेस्टिवल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और रिमेनिंग 2000 रुपीज अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
अगर हम उड़ीसा स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हैं। डिप्टी सीएम कौन कौन है? केवी सिंहदेव एंड प्रावती परिदा, और ये पहली फीमेल है, फर्स्ट फीमेल जो कि डिप्टी सीएम बनी है उड़ीसा स्टेट की, इसलिए इनका नाम भी याद रखना है। गवर्नर रघुवर दास मिल जाएंगे एंड असेंबली की जो सीट्स है वो 147 आपको सीट्स मिल जाएंगी। और आप सभी को पता ही है कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन होने हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन होने हैं। और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलती है, मतलब विधानसभा पाई जाती है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो यूथ है, यूथ वोटर्स को इनकरेज करने के लिए कि यूथ ज्यादा से ज्यादा आए, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, इसलिए सुरेश रैना को रिसेंटली एम्बेसडर भी बनाया गया है। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन लॉन्च 3rd एडिशन ऑफ आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसका है? SBI फाउंडेशन का है। कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है? 3rd एडिशन को लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? ये आपका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट को, जो कि अंडर प्रिविलेज ग्राउंड से आते हैं, जो कि वीकर सोसाइटी से आते हैं, उनको बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर 3rd एडिशन आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय द SBI फाउंडेशन। इसका पर्पस है कि जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के टैलेंटेड स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। और कंडीशन क्या है? ये जो स्टूडेंट है वो 6th क्लास से 12th क्लास में पढ़ाई करने चाहिए। SBI Asha Scholarship Program is designed to provide financial support to student ranging from the class 6 to the 12, 6 से लेकर 12 तक। लेकिन स्कॉलरशिप कब तक दी जाएगी? स्कॉलरशिप दी जाएगी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। तो 6th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से, आपकी एक तरीके से कह सकते हो कि आप जो एकेडमिक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, आप IIT में पढ़ रहे हो कि एम्स में पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप पे। मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी 15,000 रुपीज से लेकर 20 लाख रुपीज तक, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्टडीज। तो 15,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह प्रोविजन भी है कि जो SC ST कम्युनिटी के बच्चे हैं वो IIT IIMs में तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर वो फॉरेन स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, तो भी इनको यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टडी अब्रॉड कैटेगरी फॉर द SC ST स्टूडेंट। और ये एप्लीकेशन जो है वो 1 अक्टूबर से ओपन हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्या है? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, करंटली कोई स्टूडेंट है जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहा है वो यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो एकेडमिक ईयर है उसमें 75% या उससे अबव आपने स्कोर किया हो, क्योंकि ये केवल टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है जिनका अच्छा खासा एग्रीगेट हो, अच्छा खासा स्कोर हो। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे की जो फैमिली है उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इंडियन होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है अबाउट द प्रोग्राम। एक्चुअली मुझे बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करनी है लेकिन सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ न्यूज़ को कल के लिए शिफ्ट किया है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी 54th नंबर की GST काउंसिल की मीटिंग, इसको हम कल 100% डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, कुछ छूटेगा नहीं, सारा न्यूज़ मैं कवर करा दूंगी, धीरे धीरे ही सही। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इंडिया GCC ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। GCC का मतलब क्या होता है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर अभी हम देखेंगे 6 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडिया का GCC के साथ पहली ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है। ठीक है, कहां पर हुई है मीटिंग? तो ये मीटिंग हुई है रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। इस मीटिंग को को चेयर किसने किया था? तो इस मीटिंग को को चेयर किया था इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी के द्वारा एंड शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैस्मिन अल तहानी, जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर है कतर, उन्होंने इसे को होस्ट किया था। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने इस मीटिंग को को चेयर करने का काम किया, क्योंकि फिलहाल GCC की जो प्रेसिडेंसी है वो कतर के पास है, इसलिए कतर ने भी इस मीटिंग को होस्ट करने का काम किया है।
ठीक है, अगर आप मैप में जीसीसी की लोकेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीसीसी में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जिन्हें हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कहते हैं। इसका फॉर्मेशन 1981 में हुआ था और एक तरीके से एक रीजनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जो सिमिलर टाइप ऑफ कम्युनिटी को उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमी अलायंस को शो करता है, जिसमें आपको 6 इस्लामिक कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी आप देखेंगे, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और ओमान आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और यूएई, ये आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है ना, ये आपको बहरीन देखने को मिलेगी जिसकी कैपिटल मनामा है। ठीक है, कुवैत की कैपिटल कुवैत है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, कतर की कैपिटल दोहा है, अबू धाबी यूएई और ओमान की तो मस्कट है। तो ये 6 कंट्रीज मिलकर जीसीसी कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी तो मीटिंग का कुछ कंक्लूजन होता है, तो मीटिंग का जो कंक्लूजन है उसको यहाँ पे साइन किया गया है। एट द इंडिया जीसीसी मीटिंग अ जॉइंट एक्शन प्लान 2024 टू 2028 वाज अडॉप्टेड। यहाँ पे 2024 से 2028 के लिए एक प्लान को अडॉप्ट किया है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जॉइंट वेंचर इन हेल्थ केयर, ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी कल्चर में ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। डन। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ये वाला है, 5 पैक्ट साइंड बिटवीन इंडिया एंड अबू धाबी इन एनर्जी एंड फूड पार्क। यहां पर देखेंगे ये जो अबू धाबी के प्रिंस है ना, क्राउन प्रिंस, जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये ऑफिशियल विजिट पे आए हुए थे इंडिया। और ऑब्वियसली बात है जब प्रिंस क्राउन आए हुए हैं इंडिया में विजिट करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है हमारे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए होंगे। सो इंडिया एंड अबू धाबी के बीच में 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, फॉसिल फ्यूल पे, न्यूक्लियर सेक्टर और फूड पार्क में। एक एक करके इन एग्रीमेंट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है। ठीक है, पहला एग्रीमेंट हमारी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट एग्रीमेंट है लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ एलएनजी। यहां पे अबू धाबी की एक कंपनी है जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इन्होंने कहा है कि हम 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ट्रांसफर करेंगे। किसको? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो कितना? 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम आपका एलएनजी के लिए ये डील साइन हुई है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में। नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है आपके जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, हम जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ हमारे पास स्टोरेज होना चाहिए, तो हमारे पास अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही उसको होल्ड करता है, इंडियन गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, लेकिन सम टाइम दूसरे जो कंट्रीज की कंपनी है उनको लीज पे लेती हैं अपने क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए। तो सिमिलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। Currently, Abu Dhabi National Oil Company has leased 0.75 million ton of oil storage capacity in the India Petroleum Reserve Limited मैंगलोर ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी। अभी आबू धाबी की जो कंपनी है उसका 0.75 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी इसने लीज पे लेके रखा हुआ है। अभी इस एग्रीमेंट को फर्दर रिन्यू करने की बात की गई है और फर्दर यहाँ पर एज अ लीज एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है MOU ऑन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। अब ये अच्छा एग्रीमेंट है, देखो क्या एग्रीमेंट बोल रहे हैं। MOU was signed between Nuclear Power Corporation of India Limited and Emirates Nuclear Energy Corporation। क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है? The UAE has a 5.6 gigawatt nuclear power plant at बराखा अबू धाबी। तो इन्होंने अबू धाबी में अपना प्लांट तो ओपन कर लिया। अब प्लांट को रन करने के लिए ऑब्वियसली बात है यूरेनियम या फ्यूल की जरूरत होती है, तो ये फ्यूल एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन हुआ है। इंडिया जो है वो फ्यूल के साथ साथ जो भी सर्विसेज है, वर्कर्स है, वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। मतलब इनको अगर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी अपने प्लांट को रन करने के लिए तो इंडिया प्रोवाइड करेगा फ्यूल, सर्विसेज एंड वर्कर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया के पास फ्यूल कहाँ से आएगा? क्या इंडिया के पास इतना यूरेनियम रिजर्व है? आंसर है नहीं। हम रशिया से अलग अलग कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करेंगे और इनको भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही पूरा एग्रीमेंट है। तो ये भी एग्रीमेंट एक साइन किया गया है। नेक्स्ट है कंसेशन ऑन अबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1। यहां पर एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन कंपनी जिसका नाम है ऊर्जा भारत।
तो ऊर्जा भारत और आबू धाबी की जो कंपनी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, आबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1 ऑयल फील्ड। यहाँ पर आबू धाबी की जो ऑयल फील्ड है उसमें से जो हम ऑयल लेते हैं उसके लिए एग्रीमेंट है। अंडर द एग्रीमेंट इंडियन कंपनी विल बी एबल टू ब्रिंग ऑयल फ्रॉम द आबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1 टू इंडिया। इस ऑयल फील्ड से हमको क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन कंपनी विल बी अलाउड टू ब्रिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द आबू धाबी ऑयल फील्ड। इस बात को याद रखना है, कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है तो इंपॉर्टेंट होती है। आप सोच रहे होंगे ये ऊर्जा भारत नाम की तो कंपनी हमने कभी सुनी नहीं है। ऊर्जा भारत क्या है? तो ऊर्जा भारत एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रो भारत रिसोर्स लिमिटेड का। ठीक है, और इसी ऊर्जा भारत के साथ ये एग्रीमेंट आबू धाबी की कंपनी के साथ साइन किया गया है। नेक्स्ट है एमओयू ऑन फूड पार्क। तो हमारे देश में फूड पार्क बनाए जाएंगे, किसके असिस्टेंट से? आपके आबू धाबी के असिस्टेंट से ये फूड पार्क को डेवलप किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड आबू धाबी के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पार्क इन द, कहाँ पर? गुंडनपारा, बावला एंड अहमदाबाद। इन 3 एरियाज में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फूड पार्क। और ये जो फूड पार्क है ये सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 तक रेडी हो जाएंगे। तो ये 5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड आबू धाबी। सो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं हमारे रिलेशंस के बारे में, तो अगर आप देखेंगे इंडिया इन 23-24 यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा। चाइना और यूएसए के बाद सबसे ज्यादा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी ट्रेडिंग हुई थी वो यूएई के साथ हुई थी। इंडिया और यूएई के बीच की जो ट्रेडिंग है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो $83.6 बिलियन की है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपको यूएई देखने को मिलेगा। इंडिया और यूएई के बीच में एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम डेजर्ट साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ में राजस्थान में इस एक्सरसाइज को किया गया था। यूएई की कैपिटल आबू धाबी है। करेंसी आपको यूएई दिरहम देखने को मिलती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर क्राउन प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, रूलर ऑफ द आबू धाबी, आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे WHO। WHO ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पैथोजन ऑरिजिन। किस तरीके से पैथोजन ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कैसे नए नए वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, इनको ही तो पैथोजन कहते हैं। और ये किस तरीके से री इमर्ज होते हैं एक नए पावर के साथ, नए स्ट्रेंथ के साथ। तो उसकी स्टडी करने के लिए WHO का ये प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है। सो WHO लॉन्च फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ न्यू और री इमर्जिंग पैथोजेंस। ठीक है, इसको मतलब जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है इसको डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप बाय SAGO, मतलब साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द ओरिजिन ऑफ द नोबल पैथोजेंस ने किया है। इस ग्रुप का फॉर्मेशन WHO ने 2021 में किया था। कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू प्रिवेंट एंड कंटेन हेल्थ क्राइसिस बाय अंडरस्टैंडिंग पैथोजन ओरिजिन with a focus on timely and transparent sharing of findings। तो हमें पता चल सके किस तरीके से पैथोजन ओरिजिनेट हो रहे हैं और उसके डायरेक्शन में हम काम कर सके, और जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम पार्टनर कंट्रीज के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। नेक्स्ट है सीरिया विंस द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको हम नेहरू कप भी बोल देते हैं, राइट। तो नेहरू कप का एसोसिएशन आपको फुटबॉल से मिल जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तेलंगाना में आपको ये टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है? रेवांत रेड्डी हैं, और रेवांत रेड्डी जी ने ही इस ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया है सीरिया को। ये जो 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप है मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था, फाइनल मैच सीरिया एंड इंडिया के बीच में खेला गया था। तो सीरिया ने डिफीट किया है इंडिया को और इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को, ये ट्रॉफी को लिफ्ट करने का काम किया है। ठीक है, यहाँ पे सीरिया की जो टीम है उसके कैप्टन आपको महमूद अल नवाज मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे, उनका नाम क्या है? सैयद अब्दुल रहीम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली ना 4 टीम पार्टिसिपेट करती हैं आपके इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, और ये 4th एडिशन है, लेकिन इस बार केवल 3 टीम्स ने ही पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, सीरिया एंड मॉरिशियस। और फाइनल इंडिया एंड सीरिया के बीच में हो गया, सीरिया जीत गया।
सिंपल सी बात है। लास्ट एडिशन मतलब 2023 में जो एडिशन हुआ था वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया विनर था। और 2018 में जब पहला एडिशन हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, उसमें भी आपको इंडिया विनर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2018, 19, 23, 24 4 इवेंट्स हुए हैं, चारों इंडिया में हुए हैं और मैक्सिमम विनर भी आपको इंडिया देखने को मिलेगा इस इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया साइज इनिशिएटिव। अच्छा, कभी आप लोग ने अमेजोन वगैरह से जब शॉपिंग की है, जैसे कि अगर हमको कोई सैंडल लेनी है, हमको कोई शूज लेने हैं, तो हम उसमें देखते हैं ना नंबर कितना है, या फिर कोई कपड़े ही खरीदने तो हम देखते हैं एम साइज है, एल साइज है, एक्सएल है। तो ये आपकी मार्किंग होती है कपड़ों में, उसके अकॉर्डिंगली हम कपड़े को लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए हर एक कंपनी, हर एक कंट्री का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है, अपने ब्रांड्स के अलग स्टैंडर्ड होते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी कंपनी का आपको एस साइज फिट हो जाता है तो किसी कंपनी का आपको एम साइज लगता है। मतलब यहाँ पे जो इंडिया के लोग हैं उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है, जिससे कई सारी कंप्लेंट आती हैं आपके कपड़ों को लेकर। इसलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया साइज इनिशिएटिव। द गवर्नमेंट विल सून रोल आउट द मच अवेटेड इंडिया साइज इनिशिएटिव, द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पर इस इंडिया साइज इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका पर्पस ये है कि हमें एक मेजरमेंट रेडी करना है, एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट लेना है डिजाइन टू बेटर शूट इंडियन बॉडी शेप। क्योंकि अभी हमारे देश में जो भी कपड़े होते हैं उनकी जो साइज होती है वो यूएस या फिर यूके के अकॉर्डिंगली है, लेकिन वहां के लोगों का जो बॉडी शेप है वो अलग है, इंडिया के लोगों का बॉडी शेप अलग है। तो कई सारी आपको कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। However, Western body type differ from the Indian in terms of height, weight or specific measurement of body parts. It failed to account for the diversity in Indian body types, leading to frequent fitting issues and consumer dissatisfaction. इसलिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा 25,000 more than 25,000 मेल एंड फीमेल पर्सन्स को, जिनकी एज ग्रुप 15 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक है, 15 साल से 65 साल के बीच के जो भी फीमेल और मेल है, लगभग 25,000 प्लस, उनकी 3D ह्यूमन शेप का 3D एक फुल बॉडी स्कैनिंग की जाएगी, जिससे हमको इंडिया के लोगों का बॉडी टाइप, उनकी हाइट, उनका वेट पता चल सके और उसके अकॉर्डिंगली हम कपड़ों को डिजाइन करेंगे। इससे हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी डिजाइनर्स हैं, उनको भी एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड होगा और इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड होंगे। इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में आज हम एक और फेस्टिवल डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग ने उड़ीसा का फेस्टिवल देखा था, आज हम केरला का फेस्टिवल देखेंगे। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इन सितंबर 2024 द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स साइन एन MOU Memorandum of Understanding with blank to enhance the skills and capabilities building of their personnel। तो यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्स और इंडियन आर्मी के लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू इनहांस द स्किल एंड कैपेबिलिटीज बिल्डिंग ऑफ द पर्सनल, द इंडियन आर्म फोर्स एंड इंडियन Army signed MOU with the Gati Shakti Vishwavidyalaya, Barodara, in the presence of Raksha Mantri Rajnath Singh and Minister of Railway Ashwini Vaishnaw in New Delhi. Next है, Reserve Bank of India has imposed penalties of blank on Housing and Urban Development Corporation Limited for non-compliance and certain provision of direction on non-banking financial company, Housing Finance Company in September 2024। तो यहाँ पर ये जो Housing and Urban Development Corporation Limited है, इस पे RBI ने पेनाल्टी इम्पोज की है। पूछा जा रहा है कितने रुपए की पेनाल्टी को इम्पोज किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इट इज 3.5 लाख रुपीस की पेनाल्टी को इम्पोज किया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने गोदरेज हाउसिंग पे भी 5 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगाई है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की पेनाल्टी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी इम्पोज की है। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च एन ऑनलाइन टूल दावा सूचक
फॉर डिपॉजिटर टू ट्रैक देयर क्लेम स्टेटस। आप लोग कई बार सुनते हैं कि कई बैंक्स में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक बंद हो जाती है, पैसा डूब जाते हैं और आपको उसमें कुछ अमाउंट तक आप इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो आप इंश्योरेंस किस कंपनी में क्लेम करते हो, पहली चीज तो ये है, और कैसे आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने स्टेटस को देख सकते हो। इसके लिए यहाँ पर दावा सूचक लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है दावा सूचक? तो दावा सूचक लॉन्च किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये जो कि होली ओन सब्सिडरी है, ये एक सहायक कंपनी, एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इन्होंने एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है दावा सूचक। जो भी डिपॉजिटर है वो अपने पैसे को यहाँ पे स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, Ministry of External Affairs has appointed former Election Commissioner Arun Goyal as India's next ambassador to which country? इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अरुण गोयल को कहां पर भेजा जा रहा है? आंसर हो जाएगा आपका क्रोशिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who is the first Indian to be elected president of Asian Olympic Council? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रणधीर सिंह इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। In September 2024, SBI Foundation has launched which edition of the Asha Scholarship Program? कौन सा एडिशन रिसेंटली SBI फाउंडेशन ने लॉन्च किया है? तो अभी हमने देखा इट इज द थर्ड एडिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नाम आता है अब्दुल मजीद तैबूने हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के सेकेंड टर्म के लिए 5 सालों के लिए यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्जीरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला नाम आता है मोइन अली। मोइन अली ने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है कि मोइन अली का रिलेशन किस कंट्री से है या किस टीम के लिए खेला करते थे? सो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियाज एंशिएंट स्पोर्ट योग आसन has been included as a demonstration event in the 2026 Asian Games. 2026 एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये बहुत पुरानी न्यूज है, वापस से चर्चा में थी, तो इसलिए मैंने इसका एक एमसीक्यू बना दिया कि 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे उसमें एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट का ये मतलब है कि केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसका कोई मेडल, कोई प्राइज मनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग वगैरह नहीं होगी, केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है योगासन को। तो 2026 के एशियन गेम्स कहां पर होंगे? तो जापान में आपको ये गेम देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसको हम स्वच्छ वायु दिवस कहते हैं। याद कीजिए कल अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? तो 7 सितंबर को हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है BPALM। ठीक है, BPALM रिजमिन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच डिसीज? यहां पर हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो टीबी एलिमिनेट करने के लिए वन ऑफ द ओरल वैक्सीन लॉन्च की गई है, उसी का नाम आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, जिसका नाम है BPALM रिजमिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। आप देखेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इस नई ओरल ट्रीटमेंट को, बेसिकली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है टीबी का, इसको रिसेंटली अनवील किया है अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है बाराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? याद कीजिए थोड़ी देर पहले 5 पैक्ट हमने डिस्कस किए थे, उन 5 पैक्ट में कहीं पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे डिस्कस हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हाँ, हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज कंप्लीट द बाराखा न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्लांट, द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन द अरब वर्ल्ड। ठीक है, जो कि अबू धाबी में, इसका कंस्ट्रक्शन 2012 में स्टार्ट हुआ था। इस पूरे पावर प्लांट में आपको 4 रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे, और जब ये चारों रिएक्टर कंप्लीटली ऑपरेशन में आ जाएंगे तो ये रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन बाय 21 मिलियन टन एनुअली। और यहाँ पे अबू धाबी की जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड, 25% एनर्जी डिमांड को ये फुलफिल करने में भी कैपेबल होंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर ग्लोबा टायरिसिस एंड ग्लोबा जेनिकिए रिसेंटली सीन इन द न्यूज?
आखिरकार ये ग्लोबाल टायरेसिस क्या है? ये एक डांसिंग गर्ल है, ठीक है। ये वो ब्रोंज स्टैच्यू जो मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये जिंजर है, ठीक है। जिंजर की फैमिली के न्यू स्पीसीज प्लांट डिस्कवर हुए हैं इन मेघालय, जिनका ये नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्रॉम द जिंजर फैमिली, ठीक है, जिनको रिसेंटली मेघालय में डिस्कवर किया गया है। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, इसलिए मतलब मूवमेंट जैसे दिखाई देते हैं, चलने नहीं लगते। ऐसा मत समझना कि चल रहे हैं, घूमने चले गए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है हवा के फ्लो के कारण वो एकदम मूविंग लगते हैं, इसलिए इन्हें डांसिंग गर्ल कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसलिए इनको डांसिंग गर्ल कहा जाता है। ये नई स्पीसीज है जो डिस्कवर हुई है मेघालय में जिंजर की, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे, आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अभी लास्ट न्यूज है आज की, जहां पर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट पे, और फिर एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डन है जी। चलिए, सो 10-day ओनम फेस्टिवल स्टार्टेड विथ एटम। अब यहाँ पे देखिए, जो ओनम फेस्टिवल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और एक 10 डेज का है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ओनम फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 डेज तक इसको मनाया जाता है, ठीक है। ओनम इज अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला एंड इट सेलिब्रेटेड टू ऑनर द होम कमिंग ऑफ असुरा किंग महाबली हु ब्रॉट अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन केरला। तो 10 डेज का है, स्टार्टिंग होती है एतम से। एतम जो है वो फर्स्ट डे सेलिब्रेशन होता है ओनम का, और लास्ट डे क्या होता है? लास्ट डे आपको यहाँ पे मिल जाएगा थिरुवोनम। थिरुवोनम आपको लास्ट डे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो मलयालम कैलेंडर होता है, मलयालम कैलेंडर को हम कोला वर्षम के नाम से जानते हैं। मलयालम कैलेंडर को हम कोला वर्षम के नाम से जानते हैं। और मलयालम कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ को हम क्या कहते हैं? चिंगम कहते हैं। तो इस चिंगम मंथ से इस फेस्टिवल की, ओनम त्योहार की शुरुआत होती है, ठीक है। इतनी चीजें। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या खास सेलिब्रेशन होता है। ओनम इज सेलिब्रेटेड बाय द मेकिंग पुक्कलम। पुक्कलम क्या होता है? एक रंगोली होती है फ्लावर से बनी हुई, उसको हम पुक्कलम कहते हैं केरला में। इसके अलावा कुछ और भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि वलम कली। वलम कली एक वोट रेस होती है यहाँ पर। वोट रेस के अलावा आपको पुली कली देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से टाइगर डांस होता है। लोग टाइगर जैसे कपड़े पहन के डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है कुम्मत्ती कली। कुम्मत्ती कली एक मास्क डांस है। और अगला आता है यहाँ पे ओनाथल्लू। ओनाथल्लू जो है मार्शल आर्ट है, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओनाथल्लू कहाँ का मार्शल आर्ट है? आंसर हो जाएगा केरला का है। तो इस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो यहाँ से कई तरीके के स्टैटिक आपके एग्जाम में ऑलरेडी बने हुए हैं, फ्यूचर में बन सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने कल सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपको कल का सेशन याद है, पूछा जा रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो रिसेंटली न्यूज में थी, इसको कब लॉन्च किया गया है? 2014, 15, 18 या फिर 20? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज मैंने 2 योजनाओं के बारे में आपसे पूछा, एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और दूसरा आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। इन दोनों स्कीम्स को कब लॉन्च किया गया है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। एंड पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।